नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने से गरमाई सियासत की। 2024 में बीजेपी को टक्कर देगा पीडीए की। बात करेंगे ट्रोलर्स के निशाने पर आई मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार की। मणिपुर को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बड़े दबाव की। साथ ही जानेंगे क्यों बीजेपी से किनारा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रेलवे की पोल खोलती वायरल वीडियो की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिए बगावत के संकेत। नई पार्टी बनाने की तैयारी में बीजेपी नेता 2 जुलाई को जिंद रैली में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई। मालगाड़ियों के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम हुआ क्षतिग्रस्त। साक्षी मलिक ने योगेश्वर दत्त पर किया पलटवार। कहा, पहलवानों की एकता में सेंध लगाना चाहता है दुश्मन, उन्हें नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी देश में रहते हुए कभी मस्जिद नहीं गए, लेकिन जब बात विदेश दौरे की होती है तो पीएम को मस्जिद जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। और जब चुनाव करीब होते हैं तो मस्जिद के दौरे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। आज पीएम मोदी मिस्र में बनी 1000 साल पुरानी मस्जिद में पहुंचे। तो आखिर क्या है पीएम के मस्जिद में जाने का कारण, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 4 दिन का अमेरिकी दौरा पूरा कर मिस्र पहुंचे। अमेरिका में पीएम मोदी से देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता और भारत के लोकतंत्र पर सवाल हुआ। सवाल और भी होते, इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि 2 से ज्यादा सवाल करने की इजाजत नहीं थी और अमेरिकी पत्रकार के लिए ये संख्या 1 ही थी। इन सवालों से साफ था कि मुसलमानों में पीएम मोदी की क्या छवि है। दरअसल मोदी राज में हिंदूवादी संगठनों ने कई बार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है और ये घटनाएं अब तक जारी हैं, जिस कारण से पीएम मोदी सवालों में घिरे रहते हैं। और इसे सुधारने के लिए ही पीएम मोदी जब मिस्र पहुंचे तो काहिरा में मौजूद 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद भी पहुंच गए। इस मस्जिद का कनेक्शन भारत से भी जुड़ता है क्योंकि इसकी मरम्मत का काम भारत में रहने वाले दाऊदी वोहरा समुदाय के लोगों की मदद से पूरा हुआ है। दाऊदी वोहरा समुदाय की बड़ी आबादी गुजरात में रहती है। इसके साथ ही पीएम मोदी के इस दौरे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी भारत में भले ही मस्जिद में ना जाते हों, लेकिन विदेश में वो लगातार मस्जिद जाते रहे हैं। अब तक वो 5 बार मस्जिद जा चुके हैं। जब चुनाव करीब हो और पीएम मोदी मुस्लिम देशों के दौरे पर हो तो वो मस्जिद जरूर जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में पीएम मोदी 3 बार मस्जिद गए थे और जब चुनाव का ऐलान होने में 250 दिन भी नहीं बचे हैं तो पीएम मोदी एक बार फिर मस्जिद पहुंच गए। पीएम अब तक अगस्त 2015 में शेख जायद मस्जिद यूएई, फरवरी 2018 में सुल्तान कबूस मस्जिद ओमान, मई 2018 में इस्तिकाल मस्जिद इंडोनेशिया, जून 2018 में चूलिया मस्जिद सिंगापुर, जून 2023 में अल हाकिम मस्जिद मिस्र जा चुके हैं। और चुनावों से पहले अगर उनकी किसी मुस्लिम देश की यात्रा होती है तो शायद ये संख्या और बढ़ सकती है। इसके पीछे वोटों का गणित भी माना जा रहा है। देश में 65 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं और मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाए तो बीजेपी की नैया पार हो सकती है। पीएम का मस्जिद जाना इत्तेफाक नहीं, सोची समझी रणनीति है। रणनीति तो विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को मात देने के लिए बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक होने के बाद अब विपक्ष के गठबंधन का नाम सामने आ गया है। विपक्षी दलों ने इस नाम पर अपनी सहमति जता दी है। शिमला में विपक्ष की 12 जुलाई को होने वाली अगली बैठक के दौरान गठबंधन के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक होने के बाद अब विपक्ष के गठबंधन का नाम सामने आ गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन होगा। खबरों के मुताबिक इस नाम पर सभी दलों में आम सहमति बन चुकी है। शिमला में होने वाली विपक्ष की अगली बैठक के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए के तले सभी दल एकजुट होंगे।
दरअसल सीपीआई नेता डी राजा ने इस नाम का संकेत दिया है। डी राजा पटना में हुई 23 जून की विपक्ष की बैठक में शामिल थे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसका संकेत दिया है कि नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए के नाम पर विपक्षी दल अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसे लेकर सभी दलों की ओर से आखिरी फैसला शिमला की 12 जुलाई की बैठक में होगा। उसके बाद इस नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। 23 जून को पटना में हुई बैठक में कुल 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। उन नेताओं में अगले चुनाव के पहले विपक्ष को एकजुट करने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान विपक्ष किस नाम के तहत अपने को एकजुट करे, इस पर भी बात हुई। इसमें पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर चर्चा हुई थी। हालांकि पटना में गठबंधन का नाम घोषित नहीं किया गया। अब इस नाम की आधिकारिक घोषणा शिमला की बैठक में होगी। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम रखने के पीछे एक मकसद ये माना जा रहा है कि बीजेपी बार बार देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के मुद्दों को सामने रखकर अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती है। ऐसे में अब विपक्ष ने उसी भाषा में बीजेपी को जवाब देने के लिए अपनी योजना बनाई है। इसमें विपक्ष के गठबंधन का नाम ही पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। पीडीए की तैयारी से बीजेपी अभी से डरी हुई है। इधर मोदी से सवाल करने वाली पत्रकार को भी डराने की कोशिश की गई। पीएम मोदी से व्हाइट हाउस में एक महिला पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी देश और दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। पत्रकार ने पीएम मोदी से यहां भारतीय लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार के रवैये और उसकी पहल पर सवाल पूछा, जिसके बाद पत्रकार सबरीना सिद्दीकी बीजेपी समर्थकों के निशाने पर आ गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, ये नाम आज देश के साथ साथ दुनिया भर में सुर्खियों में है। सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल पूछा था, जिसके बाद हिंदुत्व और बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया यूजर्स खासकर ट्विटर पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। सिद्दीकी पर ऑनलाइन हमला बोला जा रहा है, जिसमें उन्हें मुस्लिम और पाकिस्तान परस्त करार दिया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके सबरीना पर निशाना साधा। उन्होंने सबरीना के सवाल को प्रेरित बताया और कहा उन्हें मोदी ने सही जवाब दिया था, जो उनके अनुसार टूल किट गिरोह के लिए एक झटका था। सत्ता पर काबिज बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख का इशारा भारत के उन लोगों की तरफ था जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और अत्याचार पर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल करते हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र पर पूछे गए सबरीना के सवाल से बीजेपी समर्थक इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने सबरीना पर गालियों की बौछार कर दी है। उन्हें पाकिस्तानी इस्लामवादी करार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ भारत पर हमला करती हैं। नफरत पाकिस्तानियों के डीएनए में है। इन ट्रोलर्स को सबक सिखाते हुए सबरीना ने भी पलटवार किया है। सबरीना सिद्दीकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने भारत में जन्मे पिता के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जयकार करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, चूंकि कुछ लोगों ने मेरी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को मुद्दा बनाने का फैसला किया है, इसलिए पूरी तस्वीर हाजिर करना सही लगता है। कभी कभी पहचान जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। आपको बता दें कि अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी सर सैयद अहमद खान की परपोती हैं। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबरीना का समर्थन करते हुए लिखा है, सबरीना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपने एक पत्रकार के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। आपको पूरे अंक बीजेपी सीएम असम पहले ही साबित कर चुके हैं, उनके नेता गलत हैं। सबरीना के ऊपर बीजेपी समर्थकों की ये बौखलाहट साबित करती है कि अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र को लेकर जो आरोप बीजेपी सरकार पर लगते हैं उनमें सच्चाई है। सबरीना सिद्दीकी के पलटवार से बीजेपी समर्थक बैकफुट पर है, तो मणिपुर के सीएम भी बैकफुट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ज्यादातर दलों ने राज्य के सीएम से इस्तीफे की मांग कर दी। साफ है कि जल्द ही एन बीरेन सिंह की कुर्सी जा सकती है। मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक के अगले ही दिन राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि बीरेन सिंह ने शाह से मुलाकात कर साफ कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। दरअसल बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने 18 पार्टियों के साथ मणिपुर के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि जब तक बीरेन सिंह सीएम रहेंगे राज्य में शांति बहाल नहीं हो सकती। बैठक में बीजेपी नेता बीरेन सिंह का बचाव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मणिपुर बीजेपी के कई विधायक भी हाईकमान से शिकायत कर चुके हैं कि एन बीरेन सिंह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रदेश की जनता को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं।
ऐसे में प्रदेश में शांति के लिए बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा जरूरी है। इस बीच मणिपुर में हालात अभी भी अशांत बने हुए हैं। राज्य से लगातार टकराव की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के इथम गांव में एक तलाशी अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान विद्रोही ग्रुप KYKL के 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनके बचाव में करीब 1,500 महिलाएं सामने आ गई और उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों को घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को इन्हें छोड़ना पड़ा और पूरा अभियान असफल हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में हालात कब तक सामान्य होंगे। दूसरी ओर सरकार लगातार हालात के जल्द सामान्य होने का दावा कर रही है। एन बीरेन्द्र सिंह की कुर्सी पर संकट बरकरार है। इधर महाराष्ट्र में भी सियासी संकट बरकरार है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। सियासी गलियारों में चल रही अटकलों के मुताबिक सीएम शिंदे एक बार फिर बगावत करने वाले हैं। इस बार वो बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले साल 2022 में जून में उद्धव ठाकरे से बगावत कर उनके हाथ से सत्ता छीन ली थी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर खुद सीएम बन बैठे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीएम शिंदे अब बीजेपी को भी बड़ा झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें शिंदे शामिल नहीं हुए। इसकी बजाय वो मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ उनकी अध्यक्षता वाली गैर सरकारी संस्था मराठा मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 53 दिनों से जातीय संघर्ष की आग में जल रहे मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन शिंदे इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री शिंदे को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, लेकिन वो शरद पवार के कार्यक्रम में जरूर पहुंच गए। शरद पवार ने मुंबई सेंट्रल के मराठा मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए 1 जून को मुख्यमंत्री शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर जाकर मुलाकात की थी। पवार का चैरिटेबल ट्रस्ट कई शैक्षणिक संस्थानों और एक अस्पताल के अलावा मुंबई में प्रतिष्ठित थिएटर मराठा मंदिर भी चलाता है। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में शिंदे गुट के शिवसेना नेता उदय सामंत ने शरद पवार से 2 बार मुलाकात की थी और उन्हें पुलिस कार्रवाई और रत्नागिरी में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर सरकार के रुख से अवगत कराया था। कल की सर्वदलीय बैठक में एनसीपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पवार ने राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र वर्मा और मणिपुर एनसीपी अध्यक्ष सोराम इबोयामा सिंह को नियुक्त किया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जा सके, लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने उनकी ओर से सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया था। शिंदे की बगावत बीजेपी को भारी पड़ सकती है। बगावत तो पुतिन के खिलाफ भी हो गई है। वैगनर लड़ाकू के प्रमुख येवगेनी की सारी अकड़ 24 घंटे में ही ढीली पड़ गई। रूस में सत्ता पलटने का दावा करने वाले येवगेनी ने अचानक यू टर्न ले लिया और रूसी राष्ट्रपति के साथ समझौता कर लिया। पुतिन ने भी वैगनर प्रमुख को माफ कर दिया। तो आखिर कैसे ढीले पड़े प्रिगोजिन, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूक्रेन के साथ चल रहे रूसी टकराव के बीच अचानक खबर आई कि रूसी सेना में फूट पड़ गई है। 30,000 लड़ाकों को लेकर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन अलग हो गए हैं और मॉस्को कूच कर रहे हैं। उन्होंने रूस में सत्ता पलट का दावा किया। वैगनर प्रमुख की बगावत को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ा झटका माना गया था, लेकिन पुतिन ने कुछ ही घंटों में पूरी बाजी पलट दी। मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर लड़ाकों की मजबूत घेराबंदी कर दी, जिसके बाद रूस को नया राष्ट्रपति देने का दावा करने वाले समझौते की टेबल पर आना पड़ा। दरअसल जिस तरह से रूस की जनता खुलकर पुतिन के साथ खड़ी हुई और पुतिन ने तेजी से फैसले लेते हुए सेना का शिकंजा वैगनर लड़ाकों पर कसा, उसके बाद येवगेनी के पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। येवगेनी के ढीले पड़ते तेवरों के बीच पुतिन ने अपने करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आगे किया और उन्होंने वैगनर मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के साथ रूस का समझौता करा दिया। येवगेनी ने कहा कि अब हम संघर्ष खत्म करने पर राजी हो गए हैं, इसलिए हम अपने काफिले को लेकर योजना के अनुसार फील्ड शिविरों में वापस जा रहे हैं। बयान के कुछ घंटों के भीतर रोस्तोव शहर में वैगनर के भाड़े के सैनिकों को उनके ट्रकों में चढ़ते और शहर से बाहर निकलते देखा गया। रोस्तोव शहर के लोगों को भी बड़ी राहत मिली, जिसकी उन्होंने खुशी भी मनाई, क्योंकि समझौता नहीं होता तो वैगनर और रूसी सेना के बीच टकराव का मैदान रोस्तोव शहर बन जाता और यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता। इस समझौते से पुतिन ने एक बार फिर अपनी रणनीतिक कौशल का दुनिया को परिचय दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय रेलवे की नाकामी की। भारतीय रेलवे मॉडर्न और हाईटेक होने का दावा करती है, लेकिन समय समय पर रेलवे के दावों की पोल खुल ही जाती है। वहीं मौसम की पहली बारिश ने भारतीय रेलवे की पोल खोल दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद
कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। भारतीय रेलवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रेन की छत से बारिश का पानी तेजी से कोच में आ रहा है। वायरल वीडियो मुंबई से इंदौर तक जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस के एसी कोच का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेल की छत से टपकते पानी की वजह से यात्री काफी परेशान हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो को शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लिखा, काश खोखले प्रचार की जगह रेलवे के लिए कुछ काम किया होता। झंडी दिखाने वाले रेल मंत्री अभी विदेश में हैं। नाम वाले रेल मंत्री ध्यान दें। आपको बता दें कि उधर सोशल मीडिया पर भी रेलवे की किरकिरी हो रही है। एक यूजर ने ट्वीट किया कि मॉनसून की पहली बारिश में भारतीय रेल का ये हाल है। सेकंड क्लास एसी में ऐसा है तो फिर जनरल वाली बोगी में क्या हाल होगा। भारतीय रेलवे भले ही हाईटेक होने का लाख दावा कर रही हो, लेकिन समय समय पर रेलवे के दावों की पोल खुलती रहती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।